हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, जैसा कि यह क्लास आप सभी के लिए बिहार लाइब्रेरियन केवीएस एनवीएस ईएमआरएस डीएसएसबी यूजीसी नेट डीआरएफ एवं राजस्थान लाइब्रेरियन के ग्रेड सेकंड एवं थर्ड जो भी कंपटीशन एग्जाम जो कि लाइब्रेरी साइंस से संबंधित होती है, अथवा एमएच सेट, सीएच सेट और मध्य प्रदेश सेट एग्जाम जिसमें कि लाइब्रेरी साइंस से संबंधित प्रश्न पूछी जाती हैं, उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप सभी से माफ़ी चाहते हैं कि क्लास से कुछ दिन गैप हो गया, जिसके कारण आप सभी से हम माफ़ी चाहते हैं। और अब आशा करता हूं कि आप सभी को इस क्लास की वीडियो लगातार मिलती रहेगी। चूंकि छठ पूजा है और दीपावली अभी अभी बीती हुई, तो छठ पूजा के बाद से आप सभी को लगातार क्लास की वीडियो मिलेगी। और दोस्तों, क्यूआर कोड के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं एवं इसी क्यूआर कोड के माध्यम से अथवा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। जैसा कि हम लोग जीरो टू हीरो बैच, जिसमें हमने आप सभी को बोला था कि पूरा लाइब्रेरी साइंस की जितनी भी सिलेबस है उसको कवर करेंगे इस बैच के द्वारा। और यूट्यूब पे पहली बार यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक के सभी यूनिट्स को मैं पढ़ाऊंगा। और जैसा कि यूनिट 1 हम लोग फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे थे, तो इसी में की कड़ी में यह चौथा क्लास है, जिसमें आज हम लोग कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें हम लोग लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, लाइब्रेरी मूवमेंट और डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन 5 ईयर प्लान, मतलब 5 ईयर प्लान जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है, नीति आयोग द्वारा पहले चलाई जाती थी। तो उसमें क्या क्या लाइब्रेरी साइंस का विकास हुआ वो सभी हम लोग पढ़ेंगे। और लाइब्रेरी कमीशन और कमेटी के बारे में पढ़ेंगे कि लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी कमीशन और कमेटी का गठन किया गया था। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, हम लोग ने प्रीवियस क्लास में डिटेल्स ऑफ लाइब्रेरी डेवलपमेंट, हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी, जिसमें हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा था लाइब्रेरी डेवलपमेंट के बारे में, उसको से मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ा था, फिर मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। और हम लोगों ने यूज ऑफ लाइब्रेरी एज एन इंस्टीट्यूशन भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। और 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी हमने प्रीवियस क्लास में इसको समाप्त किए हैं। और टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कॉलेज लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी के प्रकार के विभिन्न प्रकार के लाइब्रेरीज के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। और इस क्लास में हम लोग लाइब्रेरी लेजिस्लेशन से संबंधित और डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी से संबंधित ये जो दो चैप्टर हैं, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज जैसा कि हम लोग लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पढ़ने जा रहे हैं और उसके बारे में जो एक्ट्स है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन और उसके एक्ट है। तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, उसको लाइब्रेरी लेजिस्लेशन बनाने का क्या, अधिनियम बनाने का क्या कारण है, और उस पर कानून बनाने से क्या क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं, तो सभी हम लोग देखेंगे। तो सब प्रथम तो हम लोग देखेंगे कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन क्या होता है। तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, जिसे हम लोग पुस्तकालय अधिनियम कहते हैं, तो पुस्तकालय अधिनियम एक ऐसा कानून होता है जिसको सरकार के माध्यम से सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा का विकास और संचालन किया जाता है। लाइब्रेरी, देखिए, किसी भी संस्था को, देश को भी चलाने के लिए नियम कानून की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार लाइब्रेरी को भी चलाने के लिए कुछ ऐसे नियम होने चाहिए ताकि लाइब्रेरी को भी सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो इसमें बात करें हम लोग, तो सर्वप्रथम जो अ, पुस्तकालय अधिनियम जो लाइब्रेरी साइंस से संबंधित लागू हुआ, वो 1850 ईस्वी में ब्रिटेन में लागू किया गया था। ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, स्टार मार्क देकर इसे आप सभी याद रखेंगे। परीक्षा में पूछ ली जाती है कि सर्वप्रथम पुस्तकालय अधिनियम किस देश में शुरू किया गया अथवा कब शुरू किया गया था। फिर हम लोग
देख रहे हैं कि भारत में जो पुस्तकालय अधिनियम लागू करवाने का पहले प्रयास जो था वो एस आर रंगनाथन महोदय के मन में आता है, जो कि उन्होंने 1930 ईस्वी में बनारस में ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का एक मॉडल पेश किया गया था। तो इसे भी आप सभी याद रखेंगे कि एस आर रंगनाथन महोदय द्वारा 1930 ईस्वी में बनारस में आयोजित ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का एक मॉडल पेश किया गया था। और इस मॉडल में बाद में फिर संशोधन भी कुछ हुआ, जो कि 1957 और 1972 ईस्वी में इसमें कुछ संशोधन किया गया था। तो पुस्तकालय अधिनियम की बात करें तो हम लोग अब भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे कि पुस्तकालय अधिनियम कब कब लागू किया गया। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करें तो आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद 1945 ईस्वी में कोल्हापुर में पुस्तकालय अधिनियम का गठन किया गया था, और बाद में इसे महाराष्ट्र पुस्तकालय अधिनियम, याद करेंगे आप लोग, लिख लेंगे कहीं, महाराष्ट्र पुस्तकालय अधिनियम में मिला दिया गया था। और वर्तमान में बात की जाए तो कुल 20 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू है। और सर्वप्रथम पूछ लिया जाए कि आज़ादी के बाद पुस्तकालय अधिनियम कहाँ लागू किया गया था, तो याद रखेंगे इस फैक्ट्स को। 1945 ईस्वी में कोल्हापुर पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया था, बाद में इसे महाराष्ट्र पुस्तकालय अधिनियम के साथ मिला दिया गया था और पारित किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, इसको आप सभी याद रखेंगे। और भारत का, स्वतंत्र भारत का अगर पूछ लिया जाए कि पहला पुस्तकालय अधिनियम कब लागू हुआ था, तो जैसा कि मैंने बताया कि भारत में 1930 ईस्वी में ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि बनारस में 1930 ईस्वी में रंगनाथन साहब ने किया था। तो उसके पश्चात उन्होंने फिर मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रयास से 1931 में भी फिर प्रयास किया था इन्होंने पुनः, और उसके पश्चात उन्होंने 1935 ईस्वी में भी पुस्तकालय अधिनियम बनाने पर जोर दिया था और पुनः प्रयास किया था। इसके बाद फिर 1946 ईस्वी, याद रखेंगे कि 1946 ईस्वी में अधिनियम के लिए फिर से इन्होंने पुनः 3 बार प्रयास किया था। और 1930 के बारे में मैंने तो आप सभी को बता दिया कि बनारस में जो ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का मॉडल पेश किया था इन्होंने, एस आर रंगनाथन महोदय ने। फिर 1931 में दूसरा प्रयास किया था और 1935 में पुनः प्रयास किया, और उसके बाद पुनः 1946 ईस्वी में इन्होंने पुस्तकालय अधिनियम के लिए प्रयास किया था। फिर इन सभी चीज़ों को लेते हुए मद्रास में सर्वप्रथम, मद्रास में वो उस समय जो शिक्षा मंत्री थे, मद्रास के जो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, मद्रास के शिक्षा मंत्री जिनका नाम था अविनाश लिंगम चेटियार, मद्रास के शिक्षा मंत्री जिनका नाम था अविनाश लिंगम चेटियार, इनके रुचि भी मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बनाने में, इनकी रुचि भी काम आई, और इन्होंने एस आर रंगनाथन महोदय के साथ मिलकर सर्वप्रथम जिसे हम लोग पढ़ते हैं मद्रास, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 का गठन किया गया। तो इसमें उस समय के मद्रास के जो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे अविनाश लिंगम चेटियार महोदय, उनकी भी महत्वपूर्ण योगदान थी पुस्तकालय अधिनियम लागू कराने में। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनियन बिल ऑफ रंगनाथन। यूनियन बिल ऑफ रंगनाथन कब लाया गया, तो यूनियन बिल ऑफ रंगनाथन जो है वह 1948 में ही एस आर रंगनाथन महोदय द्वारा लाया गया था, इसे भी आप सभी याद रखेंगे। फिर उसके बाद और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज आप सभी ये याद रखेंगे कि यूनियन बिल ऑफ रंगनाथन जो लाया था, इसमें रंगनाथन साहब ने लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान 30 ईयर प्रोग्राम ऑफ इंडिया शीर्षक से एक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप सभी नोट कर लेंगे। तो आप सभी याद रखेंगे कि ये 1948 में ही एस आर रंगनाथन महोदय ने लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान 30 ईयर प्रोग्राम फॉर इंडिया नाम से एक इस शीर्षक के नाम से एक रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। उसके बाद एस आर रंगनाथन महोदय के ही बहुत प्रयास के बाद, उसके बाद मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल 1963 ईस्वी में
लागू की गई। और उस समय जो केंद्र सरकार में जो अध्यक्षता कर रहे थे, वो उस समय इसकी अध्यक्षता श्री एमडी सेन महोदय जी कर रहे थे। तो इसे भी आप सभी याद रखेंगे। और इन्हीं की अध्यक्षता में, एमडी सेन की अध्यक्षता कर रहे थे, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल पास किया गया 1963 ईस्वी में, और सभी राज्यों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रसारित किया गया था। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, पूछ ली जाती है परीक्षाओं में कि मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल कब लाया गया था, तो वह 1963 ईस्वी में लाई गई थी। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो श्री एमडी सेन अध्यक्षता कर रहे थे। और इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन मॉडल लाइब्रेरीज एक्ट जो है वह 1989 में पारित किया गया था। और उस समय इन्हें तैयार करने वाले जिन्होंने इसे तैयार किया था, उनका नाम है डॉक्टर भी वेंकटप्पा। तो ये याद रखेंगे कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1989 में पारित की गई थी, और यह सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए किया गया था, और इसे तैयार करने वाले डॉक्टर भी वेंकटप्पा महोदय थे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसे आप सभी याद रखेंगे, आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए, पुस्तकालय अधिनियम आखिरकार बनाया जाता है, तो उसकी क्या उपयोगिता है, क्या आवश्यकता है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम तो कानूनी संरक्षण के लिए हम लोग पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पड़ती है। इससे कानूनी संरक्षण में मदद मिलती है। सार्वजनिक पुस्तकालय जो होती है, उसको बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार का दायित्व होता है। तो उसी दायित्व की पूर्ति के लिए कानून का द्वारा इसे संरक्षित किया जाता है, ताकि पुस्तकालय का विकास हो सके। फिर पुस्तकालय अधिनियम बनाने का मुख्य कारण फाइनेंशियल पर्पस भी होता है, क्योंकि वित्तीय आदान प्रदान के लिए जब तक के कोई नियम कानून नहीं होगी, तो हो सकता है कि उसमें कुछ धांधली भी हो। तो उसी को कम करने के लिए, या धांधली नहीं हो उस प्रकार को सुविधा को ध्यान में रखते हुए, हम लोग वित्तीय आधार के लिए पुस्तकालयों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का गठन करते हैं, ताकि पुस्तकालयों में वित्त का वित्त भी प्रदान किया जा सके। और थर्ड है फ्री लाइब्रेरी सर्विस। फ्री लाइब्रेरी सर्विस यानी पुस्तकालयों में की स्थिति सुधार तो होगी ही, और साथ में सरकार को चाहिए कि पुस्तकालय अधिनियम द्वारा पुस्तकालय सुदृढ़ बनाया जाता है, और इसे निःशुल्क पुस्तकालय सेवा, मतलब पुस्तक जो होती है वो सेवार्थ भावना के लिए होती है। तो इसीलिए इसे चाहिए कि, चूंकि अधिनियम में ये शामिल होनी चाहिए कि फ्री लाइब्रेरी सर्विस सभी को, इसमें प्रौढ़ शिक्षा, फिर से विकलांगों के लिए सुविधा, और मतलब हर प्रकार की सुविधा और भी निःशुल्क लाइब्रेरी को मिलनी चाहिए, लाइब्रेरी यूजर्स को मिलनी चाहिए, ताकि वे इसका लाभ ले सकें। फिर फोर्थ है कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के निरंतर विकास के लिए पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पड़ती है। और फॉर एडल्ट एजुकेशन, जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि विकलांगों के लिए अलग सेवा होनी चाहिए। और एडल्ट एजुकेशन, जो प्रौढ़ शिक्षा की मैंने बात की, तो उन्हें भी पुस्तकालय द्वारा वे अपनी शिक्षा को पूरी कर सकते हैं। तो फॉर एडल्ट एजुकेशन के लिए भी पुस्तकालय अधिनियम बनाने की आवश्यकता पड़ती है, और बिना सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के ये सभी कार्य संभव नहीं प्रतीत होते हैं। अब हम लोग यहाँ कुछ देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप सभी याद रखेंगे इसे, जो स्क्रीन पे दिया हुआ है, कि मद्रास से तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पे स्थापना दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग लाइब्रेरी सेस की बात करेंगे। इसमें आप सभी को बताया जाएगा कि कहाँ पे कितने टैक्स लगते हैं। तो मद्रास तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 में इनेक्ट हुआ था, और 5 पैसे पर रूपी ऑन प्रॉपर्टी टैक्स जो लिखी हुई है, यह पहले की बात है। पहले 5 पैसा जो प्रॉपर्टी टैक्स पे होता था, यानी 5% आप कह सकते हैं, 5% जो टैक्स होता था वह टैक्स लाइब्रेरी सेस के रूप में लिया जाता था, परंतु इसे बढ़ाकर अब 10% कर दिया गया है। इसे आप सभी याद रखेंगे। और
आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960 में पारित की गई थी और यहाँ 8 पैसा पर रूपी यानी 1 रुपए में 8 पैसा जो होता है वह हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में वसूल की जाती है लाइब्रेरी के लिए। तो इसे भी आप सभी याद रखेंगे। और यहाँ ये भी याद रखेंगे कि किन किन राज्यों में लाइब्रेरी सेस की ली जा रही है और किन किन राज्यों में लाइब्रेरी सेस नहीं ली जाती है, क्योंकि परीक्षा में पूछी जाती है कि निम्नलिखित में से उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ पे लाइब्रेरी सेस के रूप में कोई शुल्क नहीं लिया जाता है अथवा लिया जाता है। कर्नाटका मैसूर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की बात करें तो वह 1965 ईस्वी में स्थापित की गई थी और 3% ऑफ लैंड रेवेन्यू जो है वह बढ़ाकर अब 6% कर दी गई है। यह लेटेस्ट जानकारी है, इसे आप सभी याद रखेंगे। 6% ऑफ लैंड रेवेन्यू जो है वो कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के द्वारा ली जाती है, कर्नाटका सरकार द्वारा। फिर महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की बात करें तो उसकी स्थापना 1967 ईस्वी में इस कानून को लागू किया गया था, अधिनियम को। और यहाँ पर किसी भी प्रकार के लाइब्रेरी सेक्स लेने की व्यवस्था नहीं है। वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की बात करें तो 1979 ईस्वी में, इसे आप सभी याद रखेंगे। इस प्रकार से याद रखेंगे 1948, 60, 65, 67 इसको याद रखेंगे। और फिर इधर भी आप सभी याद रखेंगे मद्रास लाइब्रेरी एक्ट। ये जो डाटा दिया हुआ है वो सभी याद करने वाली चीज है, तो इसे आपको याद ही करना पड़ेगा। मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी और यहाँ भी किसी प्रकार की लाइब्रेरी सेस की प्रावधान नहीं है। फिर हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की बात करें तो 1989 में पारित किया गया था और यहाँ पे हाउस टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में गवर्नमेंट द्वारा टाइम टू टाइम सरचार्ज लिया जाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करें गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की तो 1993 ईस्वी में सरचार्ज लिया जाता है। 50 पैसा लिया जाता है सरचार्ज के रूप में और एक लीटर पर लीटर के हिसाब से लिया जाता है। IFML जो होता है इंडियन मेड लिकर, कुछ इंटरनेशनल फॉरेन मेड लिकर, कुछ इस प्रकार का इसका फुल फॉर्म होता है जो कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप सभी इसे सर्च कर लेंगे। और यहाँ पे 50 पैसा पर लीटर के हिसाब से 50 पैसा पर लीटर के हिसाब से यहाँ पे लाइब्रेरी सेस का सरचार्ज का प्रावधान है। मिजोरम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की बात करें तो 1993 ईस्वी में ही, यानी गोवा मिजोरम एक साथ आप सभी याद रखेंगे कि गोवा मिजोरम में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है 1993 ईस्वी में पारित की गई थी और मिजोरम में जो है लाइब्रेरी सेस की कोई प्रावधान नहीं है। गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी की बात करें तो गुजरात और उड़ीसा में 2001 ईस्वी में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित किया गया था और यहाँ पे भी किसी प्रकार की लाइब्रेरी सेस नहीं ली जाती है। उत्तर प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2006 ईस्वी में पारित की गई थी, यहाँ भी किसी प्रकार की लाइब्रेरी सेस की सुविधा नहीं है। उत्तराखंड पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2005 ईस्वी में पारित की गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2006 ईस्वी में पारित किया गया था और यहाँ भी टैक्स का प्रावधान नहीं है। लक्षद्वीप पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2007 ईस्वी में पारित की गई थी और यहाँ भी किसी प्रकार की प्रोविजन लाइब्रेरी सेस की नहीं है। छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की बात करें, छत्तीसगढ़ और बिहार में 2008 ईस्वी में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किया गया था। कुछ कुछ परीक्षाओं में जो है ये दोनों ही ऑप्शन एक साथ मिलेंगे और बोलेंगे क्रम से सजाने के लिए, तो यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में पहले पारित किया गया था पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, एक ही साल में किया गया था, लेकिन पहले छत्तीसगढ़ में हुआ था, उसके बाद तत्पश्चात बिहार में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2009 ईस्वी में पारित की गई थी और तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2015 ईस्वी में पारित की गई थी। तेलंगाना को मिलाकर पूरे 20 राज्यों में अभी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित किया गया है और तेलंगाना में लाइब्रेरी सेस का प्रावधान है, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स पे लाइब्रेरी सेस की सुविधा उपलब्ध है। अगर पूछा जाए आपसे कि कुल कितने राज्यों में लाइब्रेरी सेस से लिया जाता है, तो आप याद रखेंगे मद्रास में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा और केरला एवं गोवा तथा तेलंगाना, कुल
7 राज्यों में लाइब्रेरी से ली जाती है, इसको आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट, द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट। तो इसकी बात करें तो डिलीवरी ऑफ बुक्स जो एक्ट है वह पारित किया गया था 1954 ईस्वी में। ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद इसमें कहा गया था कि 4 डिपोजिटरी पुस्तकालय होंगे, जिसे कोई भी प्रकाशक 30 दिन के अंदर, इस मेरे बातों को ध्यान में रखेंगे, 30 दिन के अंदर एक एक प्रति इन चारों डिपोजिटरी पुस्तकालय में भेजेंगे। और कौन कौन सी डिपोजिटरी पुस्तकालय थी? तो फर्स्ट थी राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, सेकंड दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी और एशियाटिक लाइब्रेरी मुंबई। अब पूछेंगे राष्ट्रीय कोलकाता मुंबई की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय जो कि पहले कोलकाता में अवस्थित था, तो 1948 ईस्वी में इसका गठन हुआ था, याद रखेंगे। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की बात करें तो 1951 ईस्वी में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का गठन हुआ था। और इसे ये भी याद रखेंगे कि 1981-82 में के 81 अथवा 82 ईस्वी में इसे डिपोजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया था। कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1890 ईस्वी में हुई थी। और एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, जो कि अब मुंबई कहा जाता है, इस लाइब्रेरी की स्थापना 1804 ईस्वी में हुई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। ये चारों डिपोजिटरी लाइब्रेरी है। कौन कौन सी डिपोजिटरी लाइब्रेरी है? तो आप सभी याद रखेंगे कि राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, जिसकी स्थापना 1890 ईस्वी में हुई थी। और इसे डिपोजिटरी लाइब्रेरी कब घोषित किया गया था अगर पूछ दिया जाए तो 5 दिसंबर 1896 ईस्वी में इसे डिपोजिटरी लाइब्रेरी उस समय घोषित कर दिया गया था। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी की स्थापना 1804 ईस्वी में हुई थी। और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, इसे आप सभी याद रखेंगे। यहाँ एक और फैक्ट्स याद रखेंगे कि जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट तो 1954 ईस्वी में हुई थी पारित, परंतु इसमें न्यूज़पेपर को शामिल कब किया गया था अगर पूछ लिया जाए तो न्यूज़पेपर को इसमें जो शामिल किया गया था वह 1956 ईस्वी में शामिल कर लिया गया था। इसे आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट याद रखेंगे आप सभी। इसे 1867 ईस्वी में पारित किया गया था। और ये उस समय ब्रिटिश शासन चलता था, उसी समय इसे लागू किया गया था। इसमें कहना था कि पुस्तकों की जो कुछ प्रतियां होती है वह निःशुल्क प्रारंभिक जो मुद्रित पुस्तकें होती है उसे उसकी सूची तैयार करनी होती थी। तो 1867 ईस्वी में आप सभी याद रखेंगे द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लाइब्रेरी मूवमेंट। तो लाइब्रेरी मूवमेंट हम लोग पढ़ेंगे। तो लाइब्रेरी मूवमेंट की पढ़ने से पहले आप सभी को बता दें, सर्वप्रथम जो पुस्तकालय आंदोलन का प्रयास हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। क्योंकि मैं क्लास शुरू होते ही शुरू में ही मैंने बताया था कि 1850 ईस्वी में सर्वप्रथम जो पुस्तकालय आंदोलन का प्रयास हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था और 1850 ईस्वी में हुई थी। भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत की बात की जाए तो 1910 ईस्वी में सियाजी राव गायकवाड़ द्वारा की गई थी। भारत में लाइब्रेरी साइंस शिक्षा के लिए जो है शिक्षा की शुरुआत करने के लिए मेलविल डेवे के शिष्य थे W.A. बोर्डेन, तो उन्हें भारत बुलाया गया था। और किनके द्वारा बुलाया गया था? तो वो शिवाजी राव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा ही बुलाया गया था। और मेलविल डेवी के शिष्य W.A. बोर्डेन ने ही लाइब्रेरी मिसलेनी नामक पत्रिका 1912 में प्रकाशित किया था। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। और अब हम लोग लाइब्रेरी एसोसिएशन की बात करें तो भारत में लाइब्रेरी के विकास के लिए लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन किया गया था, जो कि 2 स्तर पर विभाजित था। एक तो राज्य स्तरीय स्तर पर विभाजित था और दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर विभाजित था। राज्य स्तरीय स्तर की बात हम लोग करें तो सर्वप्रथम यहाँ आप लोग याद रखेंगे कि राज्य स्तरीय जो लाइब्रेरी एसोसिएशन की बात की गई थी, निर्माण करने की बात की गई है,
तो सर्वप्रथम आप सभी याद रखेंगे कि 1914 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई थी। फिर 1921 ईस्वी में महाराष्ट्र में लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन किया गया था। फिर 1921 के बाद हम लोग 1925 में बात करेंगे। 1925 ईस्वी में बंगाल में लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। फिर 1925 के बाद 1929 ईस्वी में पंजाब में लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 1929 के बाद 1930 ईस्वी में केरला में लाइब्रेरी एसोसिएशन की बात की गई थी। पुनः 1930 के बाद बिहार की बात करें तो 1936 ईस्वी में बिहार में लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। हालांकि बिहार में अभी लाइब्रेरी की जो सुविधा है वो बहुत ही कम छात्रों को मिल पाती है अथवा लोगों को मिल पाती है, क्योंकि यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस लेवल की नहीं है। यहाँ तो विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी के नाम पे सिर्फ खाली कमरे आपको मिलेंगे बिहार में, जैसा कि जहाँ तक मुझे पता है। और बिहार में लगभग 16 सालों से तो स्कूलों में बहाली नहीं हुई है। लास्ट 2008 में बहाली हुई थी। और उसके पहले जो है पुस्तकालय अध्यक्ष जो पटना यूनिवर्सिटी जैसे बड़े विश्वविद्यालय में भी अभी लाइब्रेरियन आपको नहीं मिलेंगे। तो ये अलग बात है। हालांकि 1936 ईस्वी में लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन हो गया था। और 1938 ईस्वी में असम में लाइब्रेरी एसोसिएशन की गठन हुई थी। उसके बाद 1939 ईस्वी में दिल्ली में। उसके बाद 1944 ईस्वी की बात करें तो जैसे क्रम से आप सभी याद रखेंगे, 1914 आंध्र प्रदेश, 1921 महाराष्ट्र, 1925 बंगाल, 1929 पंजाब, 1930 केरल, 1936 बिहार, 1938 असम, 1939 दिल्ली और 1944 की बात करें तो उड़ीसा। उस समय इसे उत्कल कहा जाता था। 1944 के पश्चात 1953 ईस्वी में आप सभी याद रखेंगे गुजरात में लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और 1956 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में एवं 1962 ईस्वी में राजस्थान, 1962 में राजस्थान में लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अभी राजस्थान की बात करें तो सबसे अच्छी स्थिति मुझे लगती है कि राजस्थान में लाइब्रेरियन की है और लाइब्रेरी और पुस्तकालय की, क्योंकि हाल ही में यहाँ पे कॉलेजों में भी लाइब्रेरियन की बहाली हुई है, पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली हुई है एवं स्कूलों के लिए ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की हर समय बहाली आती रहती है। लगातार इधर 2-3 साल से बहाली देखने को मिलती है। परंतु सबसे खराब स्थिति जो है, पंजाब में भी 700 कुछ सीट पे 1-2 साल पहले वैकेंसी आई थी लाइब्रेरियन की, लेकिन सबसे जो खराब स्थिति है वह बिहार की है। और यहाँ पे पढ़े लिखे अधिकारी लोग भी पुस्तकालय और पुस्तकालय अध्यक्ष की क्या वैल्यू है उसे समझ नहीं पा रहे हैं शायद। यही कारण है कि अभी तक इतने शिक्षकों की बहाली के बाद भी बिहार में पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली नहीं हो पाई है। खैर, आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी राष्ट्रीय स्तरीय पुस्तकालय संघ की बात करें तो सर्वप्रथम 1933 ईस्वी में हम लोग बात करेंगे, जहाँ पे एस आर रंगनाथन महोदय के प्रयास से आईएलए की स्थापना हुई थी। तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है वह राष्ट्रीय स्तर की एक एसोसिएशन है, जो इसका गठन 1933 ईस्वी में हुई थी। आईएएस-एलआईसी की बात करें तो इसका गठन 1955 ईस्वी में हुई थी। और आईएटीएलआईएस की बात करें तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय स्तर पे और भी बहुत सारे भारत के एसोसिएशन हैं और इसकी हम लोग बृहद जानकारी आगे लेंगे। अभी हम लोग फिर लाइब्रेरी अधिनियम की बात करें तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की शुरुआत जो हुई थी, आप सभी को मैंने बताया है कि 1930 ईस्वी में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसमें एस आर रंगनाथन महोदय के प्रयास से 1930 में इन्होंने लाइब्रेरी अधिनियम बनाने का, पुस्तकालय अधिनियम बनाने की शुरुआत करने का प्रयास शुरू किया था, जो कि ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का एक मॉडल रखा था। उसके पश्चात 1931 ईस्वी में इन्होंने पुनः प्रयास किया और 1931 के बाद इन्होंने 1935 में भी एस आर रंगनाथन महोदय
द्वारा लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के लिए प्रयास किया गया। इसके पश्चात 1946 में भी प्रयास किया गया और 46 के बाद 1948 ईस्वी में जो है मद्रास में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट गठित किया गया था। और इसमें मद्रास के जो शिक्षा मंत्री थे जिनका नाम था अविनाश लिंगम चेटियार, जो कि मैंने पहले आप सभी को बता चुका हूँ, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी क्योंकि उनकी भी कहीं ना कहीं रुचि पुस्तकालय अधिनियम बनाने में थी। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभी मॉडल बिल, और मॉडल बिल में यही थी जो कि मॉडल बिल ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, यानी लाइब्रेरी अधिनियम का जो मॉडल बिल वही थी कि 1930 ईस्वी में जो एस आर रंगनाथन महोदय द्वारा दी गई थी। और कहाँ दी गई थी, तो यह जो है बनारस में जो आयोजित हुआ था ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। बार बार मैं इसे दोहरा रहा हूँ, ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। इसी में एस आर रंगनाथन महोदय द्वारा मॉडल बिल ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की नींव रखी गई थी। तो इसको आप सभी याद रखेंगे। और इस मॉडल एक्ट में कब कब संशोधन किया गया इसे भी याद रखेंगे, 1957 ईस्वी, और इसमें पुनः 1972 ईस्वी में कुछ संशोधन किया गया था। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस अंडर 5 ईयर प्लान। तो यहाँ पे हम सभी पढ़ेंगे कि पंचवर्षीय योजनाएं जो हुआ करती थी भारत सरकार द्वारा जो चलाई जाती थी, तो किस पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी लाभ पुस्तकालय के को प्रोवाइड किया गया। तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना से हम लोग शुरू करेंगे। और प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी वह जो है 1951 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक चली थी। अगर आप लोगों ने जनरल नॉलेज की पढ़ाई की हो तो आप सभी को पता होगी। और इसमें पुस्तकालय के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी ताकि पुस्तकालय का विकास हो सके। ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, इसे याद रखेंगे। फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है 1956 ईस्वी से लेकर 1961 ईस्वी तक चली थी। इसमें लाइब्रेरी के विकास के लिए कुल 1 करोड़ 40 लाख रुपए का प्रावधान था, इसमें दिया गया था पुस्तकालय के विकास के लिए। तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1961 ईस्वी से 1966 ईस्वी तक चली थी। और इन 5 वर्षों में पुस्तकालय के लिए पुस्तकालय नेटवर्क बनाने के लिए, यानी लाइब्रेरी नेटवर्क बनाने के लिए, पुस्तकालय नेटवर्क के लिए काम किया गया। तो इसे याद रखेंगे। और फोर्थ जो पंचवर्षीय योजना थी तो 1969 से 1974 में चली थी, परंतु जो फोर्थ 5 ईयर प्लान थी वह कुछ कुछ वर्षों में विखंडित होकर चली थी। जैसे कि 1960 से 67 चली, फिर 67 से 68 चली थी, और 68 से 69 तक चली थी। तो इस तरह से एक एक वर्ष करके या दो दो वर्ष करके चतुर्थ पंचवर्षीय जो योजना चली थी। तो 69 से जो 674 में है, इसमें जो चौथी पंचवर्षीय योजना है, इसमें जो प्रमुख पुस्तकालय विकास के लिए जो बात की गई थी वह थी बाल ग्रंथालय का विकास करना। तो जो चौथा पंचवर्षीय योजना था उसमें मुख्यतः बाल ग्रंथालय, ग्रामीण ग्रंथालय और सार्वजनिक ग्रंथालय की बात कही गई थी। फिफ्थ पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना है, तो इन दोनों पंचवर्षीय योजना में पुस्तकालय के विकास के लिए कुछ खास चर्चा नहीं की गई, कुछ खास चर्चा नहीं हुई थी। सेवेंथ पंचवर्षीय योजना की बात करें तो सेवेंथ पंचवर्षीय योजना जो है 1985 ईस्वी से 1990 ईस्वी के बीच में चली थी। और इसमें 996 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया था। तो किसके लिए 996 करोड़ रुपया दिया गया था, तो पुस्तकालय के आधुनिकीकरण के लिए। इसे याद रखेंगे, ये फैक्ट्स है। पुस्तकालय आधुनिकीकरण के लिए 996 करोड़ रुपया दिया गया था सेवेंथ पंचवर्षीय योजना में। आठवीं पंच योजना की बात करें तो 1992 से 1997 ईस्वी तक चली थी। और इसमें स्पेशल लाइब्रेरी, याद रखेंगे, स्पेशल लाइब्रेरी और प्लस पब्लिक लाइब्रेरी के लिए कार्य करने की बात कही गई थी। वहीं नौवां पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 ईस्वी से 2002 ईस्वी तक चली थी, तो इसमें याद रखेंगे स्पेशल लाइब्रेरी और एजुकेशनल लाइब्रेरी, यानी शैक्षणिक पुस्तकालय, एजुकेशनल लाइब्रेरी के विकास की बात कही गई थी 9th पंचवर्षीय योजना में।
10th पंचवर्षीय योजना की बात करें तो नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट 2003 ईस्वी में 2003 ईस्वी में संस्कृति पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट का गठन किया गया था। नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये जो नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट था, इसमें जो थी कि जितनी भी पांडुलिपियां हैं उस सभी का संग्रहण किया जाए और पुनः उसे पुस्तकालयों में स्थापित किया जाए और उसको संग्रहित किया जाए। तो उसके लिए 2003 ईस्वी में नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट चलाया गया था, जो कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में की उतनी जानकारी मुझे अभी नहीं है। 12th जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें NML का गठन किया गया था, जिसे हम लोग राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन कहते हैं। नेशनल लाइब्रेरी मिशन, नेशनल लाइब्रेरी मिशन का गठन किया गया था और यह जो है 2012 ईस्वी में इसकी गठन की गई थी। और उस समय जो राष्ट्रपति हुए करते थे, उस समय प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति हुआ करते थे और इसका गठन जो 2012 ईस्वी में की गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जिसे आप सभी याद रखेंगे। एक बार पुनः मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में 1951 से 56 ईस्वी के बीच में चली थी, जिसमें 1 करोड़ रुपए का प्रावधान था जो सरकार द्वारा दिया गया था खर्च करने के लिए पुस्तकालय विकास के लिए। सेकंड पंचवर्षीय योजना में 1 करोड़ 40 लाख रुपया दिया गया था। थर्ड पंचवर्षीय योजना में पुस्तकालय नेटवर्क के विकास के लिए बात कही गई थी। और जो फोर्थ पंचवर्षीय योजना है वो उसमें बाल ग्रंथालय, ग्रामीण ग्रंथालय और सार्वजनिक ग्रंथालय की बात कही गई थी। 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना में कुछ बड़ी चर्चा नहीं थी लाइब्रेरी विकास के लिए। और जो 7th पंचवर्षीय योजना है उसमें 996 करोड़ रुपया का दिया गया था सरकार द्वारा, जो कि पुस्तकालय आधुनिकीकरण के लिए था। 1992 से 97 जो कि 8वां पंचवर्षीय योजना है, तो यहाँ याद रखेंगे स्पेशल लाइब्रेरी प्लस पब्लिक लाइब्रेरी के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना। और 9वीं पंचवर्षीय योजना में स्पेशल लाइब्रेरी प्लस एजुकेशनल लाइब्रेरी के लिए बात कही गई थी। 2003 ईस्वी 10वीं पंचवर्षीय योजना में नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट का गठन किया गया था, जिसमें पांडुलिपियों का संग्रहण पुनः संग्रहण करने की बात कही गई थी। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में NML नेशनल लाइब्रेरी मिशन, जिसे 2012 ईस्वी में स्थापित किया गया था, शुरुआत की गई थी। और उस समय उस समय जो राष्ट्रपति थे वो प्रणब मुखर्जी हुआ करते थे। और 3 फरवरी, इसे याद रखेंगे आप सभी, 3 फरवरी 2014 को NML लॉन्च किया गया था। इस बात को याद रखेंगे। अब आगे हम लोग कुछ कमेटी और कमीशन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कुछ एडवाइजरी कमेटी और कमीशन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो हंटर एजुकेशन कमीशन सर्वप्रथम पढ़ेंगे, जिसकी स्थापना 1882 ईस्वी में हुई थी और इसे शुरू करने वाले थे लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू किया गया था। और जो विलियम हंटर थे, जिनके नाम पे ये कमीशन है हंटर एजुकेशन कमीशन, तो जो विलियम हंटर जो थे इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी और 1882 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात करें तो 1902 ईस्वी में इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का गठन हुआ था, जो कि लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। इसे आप सभी याद रखेंगे। इसकी मुख्य जो उद्देश्य थी इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की, वह भारतीय विश्वविद्यालय में एक पारित करना था ताकि शैक्षणिक जो संस्था है वहाँ पे ग्रंथालयों की स्थिति सुधरे। फिर सेडलर कमीशन की हम लोग बात करें तो 1917 ईस्वी में सेडलर इस कमीशन का गठन किया गया था और यह भी पुस्तकालय के ग्रंथालय के विकास हेतु इसका गठन किया गया था। रीचे कमेटी की बात करें तो 1926 ईस्वी में पारित किया गया था तत्कालीन भारत सरकार द्वारा। और इसमें ही सर्वप्रथम कहा गया था कि इंपीरियल लाइब्रेरी जो है उसे डिपोजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया जाए। हालांकि यह उतने सफल नहीं हुआ था। फिर उसके बाद राधा कृष्णन कमीशन का गठन हुआ, जो कि 1948 ईस्वी में गठन हुआ। और राधा कृष्णन कमीशन में कहा गया था कि महाविद्यालय पुस्तकालय को कुल बजट का 6.25% दिया जाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात थी। और ग्रंथालय में मुक्त द्वार प्रणाली की बात होनी चाहिए और पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति की बात
पर जोर दिया गया था, जो कि राधा कृष्णन कमेटी की मुख्य बात थी। ये 6.25% जो थी वह कुल बजट जो होती है विश्वविद्यालय की, उसे उसमें का 6.25% जो है वह पुस्तकालय के लिए देने की बात कही गई थी। साथ में ग्रंथालयों में मुक्त द्वार प्रणाली की बात कही गई थी और प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति की बात की गई थी। नेक्स्ट कमेटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि रंगनाथन कमेटी है और यह 1957 ईस्वी में दिया गया था। इसकी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 1959 ईस्वी में दी थी और इसमें जो शीर्षक था वह इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज लाइब्रेरी के नाम से इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वह प्रकाशित की थी, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरीज। इसी शीर्षक से इन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इन्होंने 1957 में जो 1959 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट रंगनाथन साहब ने जारी की थी, उसमें इन्होंने मुख्य बात यह कही थी कि प्रति स्टूडेंट 15 रुपए प्रति छात्र और 200 रुपये प्रति शिक्षक या शोधार्थी जो कि शोध कर रहे होते हैं, इन पर खर्चे इतने रुपए करना चाहिए, अनुदान देना चाहिए विश्वविद्यालय को। तो मुख्य बात यह है कि रंगनाथन कमेटी 1957 में गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट 1959 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी और यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी नामक शीर्षक द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। 15 रुपये प्रति छात्र और 200 रुपये प्रति शिक्षक अथवा शोधार्थी के अनुदान की बात कही गई थी। अगला हम लोग पढ़ेंगे एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी की गठन 1957 ईस्वी में हुई थी, यहाँ पे गलत है, 64 में नहीं हुई थी, 1957 ईस्वी में हुई थी और इसे हम लोग सिन्हा कमेटी के नाम से भी जानते हैं। सिन्हा कमेटी के नाम से भी जाने जाते हैं और इसकी अध्यक्षता के.पी. सिन्हा ने की थी। और एडवाइजरी कमेटी का मुख्य बात जो थी वह थी कि प्रत्येक पंचायत प्रखंड, जो एडवाइजरी कमेटी थी उसका मुख्य जो अध्यक्षता थे वो ए.के. सिन्हा ने किया था। इसे हम लोग सिन्हा कमेटी के नाम से भी जानते हैं और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कही थी कि पंचायत, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर पुस्तकालय का निर्माण करना चाहिए और इन्होंने यह भी कहा था कि 6 पैसे प्रति रुपए की दर से ग्रंथालय कर होने चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। नेक्स्ट है कोठारी कमीशन, जो कि 1964 ईस्वी में डी.एस. कोठारी महोदय द्वारा दिया गया था। इसकी जो प्रमुख बात है वह यह है कि इन्होंने विश्वविद्यालय के लिए प्रति छात्र 25 रुपये प्रति छात्र एवं 300 रुपये प्रति शोधार्थी अथवा शिक्षक खर्च करने की बात कही थी और इन्होंने कहा था कि जो पुस्तकालय की जो कुल बजट होती है उसका 6.5% से लेकर 10% तक पुस्तकालय के लिए आवंटित किया जाना चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थी कोठारी कमेटी से और कोठारी कमेटी का गठन 1964 ईस्वी में हुई थी। रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस जो है 1961 ईस्वी में एस आर रंगनाथन महोदय द्वारा और कोठारी कमीशन में जो है वह 25 रुपये प्रति छात्र और 300 रुपया प्रति शोधार्थी अथवा शिक्षक खर्च करने की बात कही गई थी और उसमें जो बजट का 6.5% से 10% तक खर्च करने की बात कही गई थी। तो आगे अब हम लोग देखेंगे रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस। तो रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस जो है 1961 ईस्वी में गठन हुआ इसका और इसकी जो रिपोर्ट आई थी 1962 ईस्वी में आई थी और इसको जो समिति के जो मुख्य अध्यक्षता जो कर रहे थे वो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन महोदय इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस की और 1962 ईस्वी में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसमें और हम लोग बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिव्यू कमेटी में और कौन कौन से लोग सम्मिलित थे तो आप सभी याद रखेंगे ये सभी नाम डॉक्टर सीपी शुक्ला एवं एस बसरुद्दीन, के ए इसाक, पी एन कौला,
BS केशवन, डॉक्टर JS शर्मा, प्रोफेसर S दासगुप्ता। तो ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस 1961 ईस्वी में गठन किया गया था। 1962 ईस्वी में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और इसकी जो अध्यक्षता है वह डॉक्टर एस आर रंगनाथन महोदय द्वारा की गई थी। और इनके साथ जो कमेटी में और भी मेंबर्स थे उनमें डॉक्टर CP शुक्ला, S बशीरुद्दीन, KA इसाक, PN कौला और BS बशीरुद्दीन तथा डॉक्टर JS शर्मा और प्रोफेसर S दासगुप्ता प्रमुख थे। और इसे जो लाइब्रेरी साइंस इन इंडियन यूनिवर्सिटी नाम से इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इसे भी आप सभी याद रखेंगे, लाइब्रेरी साइंस इन इंडियन यूनिवर्सिटी नाम से। तो ये महत्वपूर्ण है, लाइब्रेरी साइंस इन इंडियन यूनिवर्सिटी नाम से रिपोर्ट जो है वह प्रस्तुत की गई थी। अब हम लोग बात करेंगे वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज की। तो वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज जो है इसका गठन 1964 ईस्वी में हुई थी। और इसकी प्रमुख बात जो यह है कि 1964 ईस्वी में उस समय तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी। थर्ड पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान चल रही थी। तो थर्ड 5 ईयर प्लान में वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज का गठन किया गया और इसके जो चेयरमैन थे वे VK RV राव थे। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे और मैं साथ साथ नोट्स भी बनाएंगे। और इस मॉडल में मुख्यतः यह कहा गया था कि जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है उसकी सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की मुख्यतः इसमें बात कही गई थी। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कौला कमेटी ऑन करिकुलम डेवलपमेंट इंग्लिश एजुकेशन 1990। तो इसमें मुख्यतः हम लोग देखेंगे कि कौला जो कमेटी है 1990 में गठन हुआ था। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पर जो पाठ्यक्रम विकास समिति का गठन हुआ था वह 1990 ईस्वी में हुई थी। और इसकी जो अध्यक्षता थी वह प्रोफेसर PN कौला की अध्यक्षता में किया गया था। कौल समिति की जो रिपोर्ट है वह UGC द्वारा 1992 ईस्वी में रिपोर्ट ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। तो यह कुछ महत्वपूर्ण इसके कीवर्ड्स थे जिसे आप सभी याद रखेंगे। और कौला कमेटी अगर पूछ ली जाए कि कौला कमेटी ऑन करिकुलम डेवलपमेंट इन एजुकेशन का गठन कब हुआ था तो वह 1990 ईस्वी में इसकी गठन की गई थी। और इसके गठन में PN कौला की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी। और इसकी रिपोर्ट जो है 1992 में प्रस्तुत की गई थी। और रिपोर्ट ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। अब हम लोग बात करेंगे मल्होत्रा कमेटी की। तो मल्होत्रा कमेटी में ज़्यादा तो कुछ पढ़ना नहीं है। यह जो है 24 दिसंबर 1983, 24 दिसंबर 1983 का इसका गठन हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे जिनकी अध्यक्षता में ये चीज़ें मल्होत्रा कमेटी का गठन हुआ था वो थे प्रोफेसर RC मल्होत्रा। नाम याद रखेंगे, RC मल्होत्रा। और इनके गठन में और मल्होत्रा कमेटी में अगर पूछी जाए कि मुख्य बात क्या थी तो मल्होत्रा कमेटी में मुख्य बात यही कही गई थी कि UGC के द्वारा लाइब्रेरियन के लिए UGC के द्वारा लाइब्रेरियन के लिए एक वेतनमान होना चाहिए। और लाइब्रेरियन को एक लाइब्रेरियन के वेतनमान और उनके व्यावसायिक विकास और सेवा शर्तों के पुनरीक्षण पर विचार करने के लिए मल्होत्रा कमेटी का गठन किया गया था। तो यह आप सभी याद रखेंगे UGC के द्वारा। तो मल्होत्रा कमेटी में जो है वह UGC के द्वारा लाइब्रेरियन के वेतनमान का जो संशोधन है उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। मुख्य चीज इसमें यही आप सभी को पढ़नी थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेपलिस के बारे में। तो नेपलिस की बात हम लोग करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसका गठन 1985 ईस्वी में हुई थी। और इसके जो तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने मल्होत्रा कमेटी तक पढ़ा है अभी हम लोगों ने। और अब हम लोग नेपलिस की बात करेंगे। तो नेपलिस जिसे हम लोग कॉर्नवालिस भी कहते हैं, तो इसकी बात करें तो नेपलिस की स्थापना जो है नेपलिस की जो स्थापना है
वह RRRL यानी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी, और ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1933 ईस्वी में की गई थी, इन दोनों के ही द्वारा मसौदा नीति के आधार पर भारत सरकार के संसाधन विकास मंत्रालय और संस्कृति विभाग के प्रोफेसर थे DP चट्टोपाध्याय, इन्हीं की अध्यक्षता में अक्टूबर 1985 ईस्वी में नेपलिस की स्थापना की गई थी। और जो नेपलिस की स्थापना की गई थी, इसकी अध्यक्षता तो प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय ने की थी, और इसकी जो रिपोर्ट है वह मई 1986 में प्रस्तुत की गई थी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप याद रखेंगे। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी शुरू से, तो नेपलिस के बारे में जैसे कि मैंने बताया कि RRRL और ILA के द्वारा मसौदा नीति के आधार पर और मानव संसाधन विकास मंत्रालय और संस्कृति विभाग के जो प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में 1985 में स्थापित किया गया। और नेपलिस के बारे में हम लोग और भी विस्तृत जानकारी आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे हम लोग लेंगे। ये आप लोगों के लिए बेसिक्स है, मतलब कि आप ये चीज क्या है उसे समझिए कि नेपलिस क्या है, इसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी और कब स्थापित किया गया था, किसकी सहायता से स्थापित किया गया था। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही बन जा रहा है कि RRRL और ILA के द्वारा मिलकर नेपलिस की स्थापना हुई थी, ठीक है। उस पर से किसने की थी, तो प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय ने की थी। कब की थी, तो अक्टूबर 1985 ईस्वी में स्थापना हुई थी। और इसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी, तो मई 1986 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। नेपलिस के बारे में हम लोग और भी गहन अध्ययन करेंगे, इसकी क्या क्या इसके निर्माण से लाभ हुआ, तो वो सभी चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे विस्तृत जानकारी भी हम लोग हासिल करेंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कमिटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम। तो कमिटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम है, जिसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी, और इसके स्थापना में UGC की महत्वपूर्ण भूमिका थी। UGC के द्वारा ही प्रोफेसर यशपाल को इसकी अध्यक्षता करने के लिए दिया गया था, और इन्हीं की अध्यक्षता में 1988 ईस्वी में कमिटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम प्रणाली का विकास हुआ था, इस समिति का गठन हुआ था। और ये जितनी भी समितियां हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य था विश्वविद्यालय की जो पुस्तकालय होती है उसके विकास में सहयोग देना, अथवा उसके विकास के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, इसलिए इन समिति और कमिटी का गठन किया गया था। आगे अब हम लोग देखेंगे रस्तोगी कमेटी। तो रस्तोगी कमेटी की स्थापना 1997 ईस्वी में हुई थी, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, और यह RP रस्तोगी के द्वारा किया गया था। ये इसमें भी UGC के द्वारा ही उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। इसकी अध्यक्षता RP रस्तोगी जी ने किया था। और इसकी मुख्य बात अगर हम लोग की करें, तो एम्प्लॉय जो होती हैं, एकेडमिक एम्प्लॉय यानी एकेडमिक कर्मचारी जो होते हैं विश्वविद्यालयों में, उनके वेतनमान और करियर उन्नति के संशोधन पर विचार करने के लिए RP रस्तोगी की अध्यक्षता में 1997 में इस समिति का गठन किया गया था। आप जैसे कि पीछे मल्होत्रा कमेटी भी पढ़े होंगे, जो कि 1983 में मल्होत्रा कमेटी का गठन किया गया था। तो कहीं ना कहीं मल्होत्रा कमेटी का भी जो मुख्य उद्देश्य था यही था कि प्रत्येक पुस्तकालय में लाइब्रेरियन हो, उनकी एक वेतनमान निश्चित राशि प्रदान की जाए। तो ये सब चीजें मल्होत्रा कमेटी से ये जो रस्तोगी कमेटी होती है वह कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मेल खाती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे करिसिदप्पा कमेटी ऑन करिकुलम डेवलपमेंट इन लिस एजुकेशन। तो UGC द्वारा इस कमेटी का गठन CR करिसिदप्पा की अध्यक्षता में किया गया था। और इस कमेटी का सुझाव यह था कि 2 साल की मास्टर डिग्री जो हुआ करती थी, बैचलर डिग्री जो 3 साल की हुआ करती थी पहले, और उसके बाद 2 साल की मास्टर डिग्री हुआ करती थी। तो मास्टर डिग्री के साथ साथ उन्होंने यह सुझाव दिया था कि उसी के साथ साथ लिस की शिक्षा के लिए एक एकीकृत दृष्टि का सुझाव उन्होंने दिया था, ताकि मास्टर डिग्री के साथ साथ ही लाइब्रेरी जो साइंस की डिग्री होती है वो भी यहाँ से विद्यार्थी कर सके, क्योंकि उस समय लाइब्रेरी साइंस का स्कोप उतना बृहत नहीं था, और अभी भी
उतना देखने को नहीं मिलता है, परंतु इसी को विकास के लिए, लाइब्रेरी साइंस का विकास हो, इससे विद्यार्थी जुड़े, उसके लिए 2 साल की मास्टर डिग्री के साथ साथ जो है लीस की शिक्षा के लिए भी सुझाव दिया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे नेशनल नॉलेज कमीशन 2005। तो नेशनल नॉलेज कमीशन जो है उसकी स्थापना 2005 ईस्वी में सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में हुई थी, और उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे, और सैम पित्रोदा उसकी अध्यक्षता की थी। और अब हम लोग जानेंगे कि सैम पित्रोदा के अलावे भी नेशनल नॉलेज कमीशन का जो गठन हुआ था उसमें अन्य जिन सदस्य का भागीदारी था वे थे डॉक्टर PM भार्गवा, डॉक्टर प्रताप भानु मेहता, डॉक्टर आंद्रे बेटिली, और डॉक्टर अशोक गांगुली, डॉक्टर जयंती घोष, डॉक्टर दीपक नैयर और मिस्टर नंदन नीलेकणी। तो ये सदस्य थे। तो परीक्षा में इस प्रकार से आपसे पूछ ली जाएगी कि एनकेसी का जो गठन हुआ था 2005 ईस्वी में, उनके सदस्य में से निम्नलिखित में से कौन नहीं थे, और इन्हीं में से 3 नाम उठा कर दे दिया गया रहेगा, और एक नाम कुछ इनमें से भिन्न दिया हुआ रहेगा। तो ये नाम भी आप सभी अगर जहां तक हो सके याद कर लें तो आप लोग के लिए अच्छी रहेगी। और एनकेसी जो है वो 2005 में गठन हुआ था, परंतु 2006 ईस्वी से कार्य करना शुरू किया था, और 2009 में राष्ट्र को अपनी अंतिम रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी उसका शीर्षक था लाइब्रेरीज गेटवे टू नॉलेज। तो ये शीर्षक का नाम याद रखेंगे आप सभी कि जो एनकेसी थी उसकी जो 2009 में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसकी शीर्षक के नाम से किया गया था। तो आप सभी याद रखेंगे कि लाइब्रेरीज गेटवे टू नॉलेज नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। इस आयोग का प्रतिवेदन 5 भागों में विभाजित था। तो कौन कौन से प्रतिवेदन कौन कौन किस किस भाग में विभाजित था उसका अध्ययन भी हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट है एक्सेस टू नॉलेज। तो फर्स्ट है एक्सेस टू नॉलेज। इसमें जो है शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, भाषा अनुवाद, पुस्तकालय पोर्टल और स्थापित सूचना नेटवर्क पर जोर दिया गया था इसके तहत, इस प्रतिवेदन के द्वारा। और क्रिएशन सेकंड है जिसके अंतर्गत 5 बिंदु पर ध्यान दिया गया। एक तो है राष्ट्रीय विज्ञान, दूसरा है सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन, तृतीय है सरकारी वित्त पोषित कानून तंत्र जो होती है उस पर ध्यान देने की बात कही गई थी। चौथा है जो बौद्धिक अधिकार होती है उसकी चर्चा इसमें की गई थी। और नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए भी जो एनकेसी की लास्ट जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसका नाम था लाइब्रेरीज गेटवे टू नॉलेज, उसके द्वितीय भाग जो कि क्रिएशन है यानी सृजन इसे हम लोग कहते हैं, तो इसमें इन 5 बिंदुओं को मुख्य रूप से बताया गया था। नेक्स्ट हम लोग थर्ड देखेंगे। थर्ड है नॉलेज कॉन्सेप्ट। इस सिद्धांत में जो है स्कूली शिक्षा की बात कही गई थी, व्यवसायिक शिक्षा की बात कही गई थी, उच्च शिक्षा, विधिक शिक्षा जिसे हम लोग लॉ की पढ़ाई कहते हैं, मेडिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन और ओपन और डिस्टेंस लर्निंग पर ध्यान देने की बात कही गई थी। चौथा जो है वह आता है इसके अंतर्गत सर्विस, और सर्विस के अंतर्गत जो होता है वह ग्रामीण रोजगार गारंटी, ई प्रशासन शुरू करने की बात कही गई थी। और पांचवा जो है वो होती है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के अंतर्गत यानी अनुप्रयोग के अंतर्गत इसमें कहा गया था कि जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति थी उसको कृषि जीवन स्तर में सुधार लाने आदि की बात कही गई थी। तो इसे याद रखेंगे क्योंकि पूछ ली जाएगी कि कृषि और जीवन स्तर में सुधार लाने की बात एनकेसी की किस एनकेसी के क्रिएशन के किस भाग में कहा गया था। अगर डीपली अगर जो क्वेश्चन बनती हैं तो इस प्रकार से पूछी जा सकती है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे जो एप्लीकेशन होती है उसके अंतर्गत जो हो वह कृषि जीवन स्तर में सुधार और परंपरागत चिकित्सा की बात कही गई है। और नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे राजा राम मोहन राय पुस्तकालय पर स्थित था। तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी। और जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की मुख्य बात है, मुख्य उद्देश्य है वह है कि ग्रामीण और शहर में जो सार्वजनिक पुस्तकालय उसको सहायता प्रदान करना। सार्वजनिक पुस्तकालय मीन्स पब्लिक लाइब्रेरी के उत्थान के लिए ये नियम बनाती है तथा अनुदान भी देती है।
आगे हम लोग इसमें ये भी पढ़ेंगे कि ये विकसित राज्यों में इसका क्या योगदान रहता है, कितना कितना रेशियो का रहता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि 50:50 का विकसित और विकासशील राज्य जो है उसके जो सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं उसमें 60:40 का योगदान होता है इसका, जो पैसे इनके द्वारा दिया जाता है। और जो पिछड़े हुए राज्य है जैसे कि बिहार है, तो इसमें सॉरी, जो पिछड़े हुए राज्य हैं अथवा केंद्र शासित राज्य हैं, जैसे केंद्र शासित राज्य में आप दिल्ली आ जाएगा, दमन दीव आ जाएगा, लक्षद्वीप आ जाएगा, ये सब जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें 90:10 या 7 सिस्टर्स आप कह सकते हैं, जो पूर्वी राज्य हैं जैसे कि असम, मेघालय, मणिपुर, इनमें इनका 90:10 का सहायता रहती है। तो ये सब चीजें भी आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे क्लास में वैसे वैसे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट में निकल जाना है। चूंकि लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और इसे वृहत स्तर पे हमें पढ़ने की होता है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को क्लियर करने के लिए। तो इसके बारे में हम लोग आगे और भी जानकारी हासिल करेंगे, परंतु जैसा कि बेस बनाने के लिए कुछ कुछ चीजें पहले थोड़ी थोड़ी समझनी पड़ती है, ताकि बाद में उसका बृहत स्तर पर जब हम चर्चा करेंगे तो ऐसा ना लगे कि अचानक से कि ये क्या पढ़ाने लगे और आपको समझ से बाहर हो। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी अभी लेंगे और फिर जैसे जैसे यूनिट वाइज हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे उसमें हम लोग बृहत स्तर पे इन सभी टॉपिक्स की जानकारी हासिल करते रहेंगे। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट का निर्माण 1954 ईस्वी में की गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत में प्रकाशित होने वाले जितने भी पत्र पत्रिका पुस्तक हैं, मतलब पब्लिशर्स द्वारा जो भी पुस्तकों का पब्लिकेशन किया जाता है, पीरियोडिकल का अथवा सीरियल का जो भी पब्लिकेशन होता है और न्यूज़पेपर, उसकी एक प्रति जो है वह डिपोजिटरी लाइब्रेरी में देने की बात कही गई थी। और इसमें ये फैक्ट्स याद रखेंगे, परीक्षा में कई बार पूछी गई है कि न्यूज़पेपर को कब शामिल किया गया था। तो न्यूज़पेपर को जो है 1956 ईस्वी में शामिल कर लिया गया था। हालांकि 1954 में जब डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट का निर्माण हुआ था उस समय न्यूज़पेपर को शामिल नहीं किया गया था, यानी कि न्यूज़पेपर उस समय डिपोजिटरी लाइब्रेरी में नहीं जमा की जाती थी, परंतु 1956 ईस्वी से न्यूज़पेपर को भी इसमें शामिल कर लिया गया। डिपोजिटरी लाइब्रेरी की बात करें तो पहला है नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, दूसरा है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, थर्ड है कोनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो कि चेन्नई में स्थित है, और फोर्थ जो है एशियाटिक सोसाइटी बम्बई जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। परंतु यहाँ पे आप सभी एक चीज और समझेंगे कि जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे है ना, इसको अब डिपोजिटरी लाइब्रेरी से हटा दिया गया है और इसके जगह पे स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी मुंबई जो है महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र जो है, तो इसे अब जो है डिपोजिटरी लाइब्रेरी के रूप में मान्यता मिल गई है, जबकि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे को अब इसकी मान्यता नहीं है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस में पिछले में हम लोगों ने पढ़ा कि लाइब्रेरी के जितने भी कमेटी और कमीशन है उसके चेयरमैन कौन है, उसके उपयोग लाभ क्या है और उसकी स्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है। तो ये सब ही हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो आप सभी को एक रिवीजन भी हो जाएगी और आप सभी दोबारा से इसे देख लें। तो फर्स्ट है लाइब्रेरी कमेटी। तो लाइब्रेरी कमेटी का जो गठन है वह ऐसा रंगनाथन महोदय द्वारा किया गया था और वह 1957 ईस्वी में किया गया था। तो इसे याद रखेंगे आप सभी। वर्क फ्लो सेमिनार CD देशमुख द्वारा 1959 ईस्वी में इसकी स्टेब्लिशमेंट की गई थी। एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज और सिन्हा कमेटी की जो स्थापना है वह है, इसकी अध्यक्षता जो चेयरमैन थे उस समय वह डॉक्टर KP सिन्हा थे और 1957 में ये शुरू हुई थी, जबकि इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1959 ईस्वी में दी थी। रिव्यू कमेटी की बात करें तो 1961 ईस्वी में एस आर रंगनाथन द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, यानी इसके चेयरमैन डॉक्टर एस आर रंगनाथन महोदय थे। एजुकेशन कमीशन डॉक्टर प्रोफेसर DS कोठारी 1964 ईस्वी में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि DS कोठारी जो थे उन्होंने पुस्तकालय के लिए कहा था कि 25 रुपये प्रति छात्र और 300 रुपये प्रति शिक्षक अथवा शोधार्थी के रूप से शोधार्थी को मिलनी चाहिए। लाइब्रेरी को उसका अनुदान देना चाहिए अथवा 6.5% से 10% के बीच
इसकी बजट का, कुल बजट का जो विश्वविद्यालय की होती है उसको लाइब्रेरी को मिलनी चाहिए। वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरी जो होता है वह तृतीय पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी और VK RV राव जो है 1964 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता की थी। मल्होत्रा कमेटी 1983 ईस्वी में RC मल्होत्रा द्वारा की गई थी और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्होंने विश्वविद्यालय में जो कर्मचारी होते हैं लाइब्रेरी संबंधित, तो उनको भी जो ग्रेड पे होती है, ग्रेड पे या स्केल जो जिससे सरकार सभी कर्मचारी को पेमेंट करती है, उसके द्वारा उन्हें भी पेमेंट मिलनी चाहिए। कमिटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, यशपाल जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, चेयरमैन थे और 1988 ईस्वी में इसकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे नेपलिस। तो नेपलिस मैंने पढ़ाया है कि DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में, क्योंकि संस्कृति मंत्रालय के उस समय ये अध्यक्ष थे। तो 1985 ईस्वी में नेपलिस की स्थापना हुई थी और जो 1986 ईस्वी है इसमें इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। कमिटी करिकुलम डेवलपमेंट कमिटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की बात करें तो इसे प्रोफेसर PN कोला ने 1990 ईस्वी में अध्यक्षता की थी। और UGC मॉडल करिकुलम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की बात करें तो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है कि डॉक्टर CR करिसिद्धप्पा ने 2001 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता की थी और UGC मॉडल करिकुलम की स्थापना हुई थी। तो इसके बाद हम लोगों ने देखा NKC के बारे में, हम लोगों ने विधिगत स्तर पर पढ़ा, थोड़ा अधिक जानकारी ली क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछी जाती है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। हम लोगों ने पढ़ा कि 2006 ईस्वी में कार्य शुरू करना और 2009 ईस्वी में इसने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। एक चीज मैं बताना भूल गया था, इसके जो है विघटन हो गया 2014 ईस्वी में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो 2014 ईस्वी में इसके विघटन हो गया, मतलब इसको बंद कर दिया गया। तो इस चीज को एक फैक्ट जो छूट गई थी इसे याद रखेंगे। और मैंने ये भी बताया कि 2009 में रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी तो वह लाइब्रेरी गेटवे टू नॉलेज इसका शीर्षक था और इसके तहत 5 भागों में बांटी गई थी। तो उसको भी मैंने विस्तार से आप सभी को बताया है, जिसमें मैंने बताया कि एक्सेस टू नॉलेज होता है, क्रिएशन होता है, कॉन्सेप्ट नॉलेज कॉन्सेप्ट होता है, फिर सर्विसेज होती है और एप्लीकेशन होती है। तो ये जो है आपको मैंने रिवीजन भी करा दिया। और NML जो है इसका गठन 2012 ईस्वी में हम लोगों ने पढ़ा, या मैं 2012 में गठन हुआ था। उस समय इसके राष्ट्रपति जो थे प्रणब मुखर्जी थे। तो ये सभी चीजें मैं हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन की बात करेंगे। तो लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन यानी पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई थी, हिस्ट्री कैसे, ये सभी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, परंतु फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ। तो पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा है तो ब्रिटिश पुस्तकालय संघ द्वारा यानी ब्रिटिश लाइब्रेरियन एसोसिएशन द्वारा 1885 ईस्वी में सबसे पहले पुस्तकालय व्यवसाय के लिए विशेष प्रशिक्षण का शुरुआत किया गया था। क्योंकि मैंने बताया था कि 1880 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है वह ब्रिटिश पुस्तकालय संघ स्थापना हो चुका था 1880 ईस्वी में, और 1885 ईस्वी में इन्होंने पुस्तकालय व्यवसाय के लिए विशेष प्रशिक्षण की शुरुआत भी कर दी थी। भारत की बात करें तो भारत में जो मेलविल डेवी के शिष्य थे, सॉरी यहाँ पे एक और फैक्ट्स है जो याद आप लोग रखेंगे कि पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षा के लिए जो मेलविल डेवी महोदय थे वो 1887 ईस्वी में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की शुरुआत की थी। तो इस फैक्ट्स को याद रखेंगे। और यहाँ भारत की बात करें हम लोग तो भारत में जो पुस्तकालय शिक्षा की शुरुआत का श्रेय जो है वह शिवाजी राव गायकवाड़ तृतीय को जाता है, जिन्होंने 1911 ईस्वी में शिक्षा की शुरुआत की थी। और इन्होंने W.A. बोर्डन को 2010 ईस्वी में भारत में बुलाया था और 2011 से पुस्तकालय शिक्षा की शुरुआत हुई थी। W.A. बोर्डन के द्वारा 2012 ईस्वी में लाइब्रेरी मिसलेनी नामक एक पत्रिका की भी शुरुआत की गई थी। तो ये कुछ फैक्ट्स थी। आगे हम लोग देखेंगे 1915 ईस्वी में एक मेलविल डेवी के जो शिष्य हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि W.A. बोर्डन है, जिन्हें सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने 1910 में भारत में बुलाया था। तो एक मेलविल डेवी साहब के ही शिष्य थे जिनका नाम है जॉन डिकिंसन। तो ये भी भारत आए थे और इनके द्वारा पंजाब यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा कोर्स 6 महीना की जो थी वह शुरू किया गया था।
तो इस फैक्ट्स को भी याद रखेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा कोर्स किन्होंने शुरू किया, तो मेलविल डेवी के शीर्ष से जॉन डिकिंसन ने 1915 ईस्वी से शुरू किया। अब हम लोग एक लिस एजुकेशन जो होती है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन, तो इंडिया में कौन कौन सी कोर्स से कब कब शुरुआत हुई थी उसे हम लोग देखेंगे। तो सर्वप्रथम जो सयाजी राव गायकवाड़ जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो रिफ्रेशर कोर्स जो है 1911 ईस्वी में बड़ौदा में सर्वप्रथम शुरू किया गया था। फिर डिप्लोमा कोर्स जो है वह शुरू किया गया था 1915 ईस्वी में पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा, जिसमें मेलविल डेविकेसन जॉन डिकिंसन का अहम योगदान रहा है। सर्टिफिकेट कोर्स मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा 1929 ईस्वी में शुरू की गई थी। यहाँ एक फैक्ट्स याद रखेंगे कि ये जो है एमएलए है, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स की स्थापना की गई थी, शुरू किया गया था, परंतु जो पीजी डिप्लोमा कोर्स है वो मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया था। तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन और मद्रास यूनिवर्सिटी जो है अलग अलग चीज है। तो ये 1937 ईस्वी में शुरू की गई थी। दिल्ली की बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू द्वारा 1947 ईस्वी में इसकी पाठ्यक्रम शुरू की गई थी। एमलिस की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा 1949 में इसकी पाठ्यक्रम शुरू की गई थी, और पीएचडी की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा ही 1951 ईस्वी में शुरू की गई थी। और इसके जो फर्स्ट पीएचडी प्राप्त करता है उनका नाम डीबी राव कृष्णा राव है, डीबी कृष्णा राव है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से 1957 ईस्वी में पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। एमफिल की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा 1978 ईस्वी में शुरू की गई थी। और डीलिट की बात करें तो उत्कल यूनिवर्सिटी, जो कि उस समय उड़ीसा को ही उत्कल कहा जाता था, तो उत्कल यूनिवर्सिटी द्वारा डीलिट की शुरुआत की गई थी। एक फैक्ट्स यहाँ और याद रखेंगे, जो फर्स्ट पीएचडी है वो डीबी कृष्णा राव है, और जबकि जो फर्स्ट डीलिट है वो है डीबी शुक्ला। यहाँ डीबी डीबी सेम है, लेकिन कृष्णा राव जो है उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी 1957 ईस्वी में, और जो डीलिट की उपाधि है वह डीबी शुक्ला ने उत्कल यूनिवर्सिटी से 1992 ईस्वी में, जो कि शुरू हुई थी डीलिट की उपाधि, तो इन्होंने वहां से ग्रहण किया था। तो दोस्तों इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा ये देखेंगे। तो इस क्लास में हम लोगों ने लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट्स, द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट्स 1867, लाइब्रेरी मूवमेंट, लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन डिफरेंट 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि 5 ईयर, तो हम लोगों ने पढ़ा ऑल कमिटी एंड कमीशन के भी बारे में। फिर लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन के बारे में पढ़ा, और लिस्ट कोर्सेस जो कि रिफ्रेशर कोर्स कब शुरू हुआ, डिप्लोमा कोर्स कब शुरू हुआ, और पीजी डिप्लोमा कोर्स कब शुरू किया गया और किसके द्वारा शुरू की गई, एवं बिलिस एमलिस डिलीट की कोर्स कहाँ से लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस में शुरू की गई थी और कब की गई थी, ये हम लोग पढ़ा। 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने पढ़ा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान था जिसमें कि 1 करोड़ रुपया पुस्तकालय के विकास के लिए दिया गया था। सेकेंड 5 ईयर प्लान में 1 करोड़ 40 लाख दिया गया था। थर्ड 5 ईयर प्लान में पुस्तकालय नेटवर्क की बात की गई थी। फिर फोर्थ जो 5 ईयर प्लान है उसमें बाल ग्रंथालय के लिए, पंचायत ग्रंथालय के लिए 996 करोड़ रुपया दिया गया था। 5वीं छठी में उतनी कोई चर्चा नहीं हुई थी। तो इस तरह से हम लोगों ने 7th 8th 9th 10th 12th में एनएमएल की स्थापना हुई थी, जिसमें पांडु लिपियों के संग्रहण की बात कही गई थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने डिफरेंट 5 ईयर प्लान में क्या क्या गतिविधियां हुई, क्या क्या लाइब्रेरी के विकास के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए थे, वे सभी हम लोगों ने पढ़ा। फिर ऑल कमिटी और कमीशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोग ने पुलिस के बारे में ज्ञान हासिल की। फिर राधा कृष्णन कमेटी के बारे में पढ़ा, ऐसा रंगनाथन कमेटी के बारे में भी पढ़ा, और ये भी पढ़ा कि विद्यालय के पुस्तकालय की विकास के लिए इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए, जिसमें बजट में कितने % की राशि होनी चाहिए, अथवा प्रति छात्र और प्रति शोधार्थी की राशि इसके विकास के लिए देनी चाहिए। तो ये सभी हम लोगों ने इस क्लास में पढ़ा, और आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। और दोस्तों अगला जो क्लास होगा हम लोगों का, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्स शेयरिंग के बारे में और कंसोर्टियम के बारे में, यानी संसाधन सहभागिता क्या होती है, कंसोर्टियम क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे नेशनल और इंटरनेशनल जो होती है प्रोफेशनल एसोसिएशन है। तो जैसे कि नेशनल एसोसिएशन में हम लोग पढ़ेंगे आईएलए के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इंडियन
एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, IASLIC के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जितनी भी भारत की एसोसिएशन है उसको पढ़ेंगे। फिर जो बाहर की एसोसिएशन जैसे कि इफ्ला है, ALA है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, लाइब्रेरी एसोसिएशन है, सिलिप का गठन कैसे हुआ, ये सभी चीजें पढ़ेंगे। यानी कि अगले क्लास में हम लोग ILA के बारे में, एडजिला, JOCLAI, यूनिमार्क, UBC, यूनेस्को, यूनिसिस्ट, PGI, ट्रिपल RLF हम लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ी है कि 1972 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है कि जो सार्वजनिक पुस्तकालय हैं भारत में उसके विकास के लिए कार्य करना। फिर IASLIC, ALA और लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है, SLA, UGC के बारे में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका गठन 1953 ईस्वी में हुआ, फिर कार्य करना शुरू 1956 से हुआ, और UGC का क्या क्या महत्व है लाइब्रेरी के विकास में विश्वविद्यालय के। फिर FID के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे एक मनोबल मिलेगा, और मैं आप सभी के लिए अच्छे कंटेंट तैयार कर कर लाऊंगा, क्योंकि कंटेंट तैयार करने में भी बहुत ही समय लगता है और बहुत मेहनत होती है। तो आप सभी से आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। और दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं QR कोड के माध्यम से, और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे लाइब्रेरी साइंस के क्लासेस की इंफॉर्मेशन एवं जो भी लेटेस्ट वैकेंसी होती है उसकी जानकारी आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।